साथियों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार लक्ष्य वर्दी में। साथियों, आज हमारी पॉलिटी की क्लास नंबर 12 है और जो हमारा चैप्टर है आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रपति। क्या पढ़ेंगे? राष्ट्रपति के बारे में आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने मूल कर्तव्य पढ़ लिए थे आपके 36 से 51 तक, है ना। तो आज की क्लास में आर्टिकल 52 से जो है आपके राष्ट्रपति का पद शुरू होता है, वहीं से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। साथियों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पुलिस, एमपी पुलिस, दिल्ली पुलिस या फिर ऑल एग्जाम, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी के लिए ये क्लास ले सकते हैं, क्योंकि पॉलिटी से क्वेश्चंस आपके सभी एग्जाम्स में बनते हैं। तो चलो फिर हम लोग शुरू कर लेते हैं अपना राष्ट्रपति का टॉपिक, है ना। तो देखो, सारे आर्टिकल हम लोग एक एक करके समझेंगे। सारे पॉइंट जितने भी आपके राष्ट्रपति से क्वेश्चंस बनते हैं आपके एग्जाम में, सारे क्वेश्चंस हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे, सारे पॉइंट डिस्कस करेंगे, है ना। तो देखो भाई, सबसे पहला जो आपका आर्टिकल बनता है 52। सबसे पहले आर्टिकल 52 में क्या उल्लेख है? आर्टिकल 52 में है राष्ट्रपति के पद का उल्लेख। क्या है? पद है। आर्टिकल 52 में जो है आपकी राष्ट्रपति का पद, क्या कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। ऐसा किस आर्टिकल में है? ऐसा है आपके आर्टिकल 52 में। क्या क्या होगा इधर हम लोग देखेंगे, समझेंगे अच्छे से एक एक पॉइंट को। पद है ना, पद के बारे में तो क्या होगा कि भारत में एक राष्ट्रपति, है ना, भारत में एक राष्ट्रपति होगा, ऐसा लिखा है आपके आर्टिकल 52 में। क्लियर? और जो ये राष्ट्रपति होंगे देश का प्रथम नागरिक, क्या सेकेंड पॉइंट है आपका, देश का प्रथम नागरिक। क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि बताइए देश का प्रथम नागरिक कौन होता है, तो आप बता देंगे राष्ट्रपति। क्लियर? 2 पॉइंट क्लियर हुए। तो आप सभी को पता है कि हमारे यहाँ 2 स्तरीय व्यवस्था है। कौन कौन सी? एक आपकी राज्य और दूसरी संघ, है ना। राज्य और संघ स्तरीय व्यवस्था है आपके यहाँ, है ना। तो देखो, एक क्वेश्चन आपसे ये बन जाएगा कि संघ की कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है ना। संघ की कार्यपालिका का प्रधान अगर आपसे पूछ लिया जाए, संघ की कार्यपालिका का प्रधान, पालिका का प्रधान, तब आप बता देंगे राष्ट्रपति, है ना। कौन? राष्ट्रपति। क्लियर? यहीं पर एक क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि संघ की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान। क्वेश्चन आपका थोड़ा सा इसमें अंतर है। क्या? जब आपका वास्तविक शब्द लग जाए, है ना, वास्तविक जब शब्द लग जाएगा तो आपके क्वेश्चन का आंसर चेंज हो जाएगा। संघ की कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति, अगर संघ की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान, क्या संघ की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान, है ना, वास्तविक प्रधान पूछ लिया जाए तो आप बता देंगे प्रधानमंत्री। क्लियर? तो आपका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। यहां तक आपको चीजें क्लियर हुई, है ना। वास्तविक, क्योंकि जो वास्तव में काम करते हैं प्रधानमंत्री करते हैं, है ना, और जो आपके राष्ट्रपति मतलब होते हैं उनके अकॉर्डिंग, उनके आधार पर आपके जो काम करते हैं प्रधानमंत्री जी करते हैं। क्लियर? तो ये पॉइंट आपको क्लियर हुए। आर्टिकल 52 आपको क्लियर हुआ। आर्टिकल 52 में आपके राष्ट्रपति के पद का वर्णन है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा जो कि देश का प्रथम नागरिक होगा। क्लियर? अब आ जाइए आर्टिकल 53 पर। आर्टिकल 53 क्या कहता है? कार्य एवं शक्तियां। जो राष्ट्रपति के कार्य होते हैं और शक्तियां होती हैं उनका वर्णन है आपके आर्टिकल
53 में हैं। जो राष्ट्रपति की शक्तियां होती हैं उनको हम लोग अलग से क्लास में पढ़ लेंगे अगली क्लास में। क्लियर, समझ में आ रहा है? जो राष्ट्रपति की शक्तियां होती हैं उनको हम लोग दूसरी क्लास में पढ़ेंगे, यानी कि राष्ट्रपति की जो भी शक्तियां होती हैं उनके बारे में हम लोग एक क्लास में पढ़ेंगे सेपरेट, है ना? तो ठीक रहेगा। तो आर्टिकल 53 को अभी हम लोग रहने देते हैं। अब आर्टिकल 54 पढ़ेंगे हम लोग। तो आर्टिकल 54 पढ़ने के लिए पहले इसको इधर से हटा देते हैं, है ना? तो देख लो इधर आर्टिकल 54 में है निर्वाचक मंडल की राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन भाग लेता है, यानी कि जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो कैसे होता है। तो आप सभी को पता है कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है अप्रत्यक्ष विधि से होता है, यानी कि इसमें जनता जो है सीधे वोटिंग नहीं करती है। जनता के द्वारा जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं, जो आपके विधायक होते हैं और जो विधायक सांसद होते हैं, वो आपके राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, यानी कि वोट करते हैं, है ना? तो जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है कैसे होता है? जो चुनाव होता है ना अप्रत्यक्ष रूप से होता है ना? रूप से अप्रत्यक्ष विधि से होता है आपके राष्ट्रपति जी का चुनाव। क्लियर? और इसमें भाग वोट कौन कौन करते हैं? तो वोट करते हैं, आप देखो, लोकसभा के सदस्य करते हैं, लोकसभा के सदस्य, है ना? लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा इसके बाद राज्यसभा, लिखते रहेंगे आप लोग, लोकसभा, राज्यसभा और कौन? विधानसभा। जो भी राज्यों की विधानसभा होती है ना, राज्य विधानसभा, इसके अलावा आपके दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभा के सदस्य, है ना? दिल्ली और पुदुचेरी, दिल्ली एंड पुदुचेरी विधानसभा के, दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा के सदस्य, है ना? इसके साथ ही साथ अब आपके जो जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर की विधानसभा के सदस्य भी, है ना? जम्मू कश्मीर की विधानसभा के सदस्य भी, जम्मू कश्मीर की विधानसभा के सदस्य। क्लियर? जो आपकी प्रेजेंट टाइम की राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, इनके निर्वाचन में जम्मू कश्मीर की विधानसभा के सदस्यों ने वोट किया था, है ना? तो ये सदस्य आपके जो है राष्ट्रपति के चुनाव में वोट करते हैं, लेकिन जो ये सदस्य होते हैं आपके, ये निर्वाचित सदस्य, इसके लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभा के सदस्य और जम्मू कश्मीर की विधानसभा के सदस्य, जो भी सदस्य होंगे ये निर्वाचित सदस्य होंगे। कैसे सदस्य होंगे? निर्वाचित सदस्य, है ना? निर्वाचित सदस्य। क्लियर? इसमें जो राष्ट्रपति जी मनोनीत करते हैं वो सदस्य नहीं, क्योंकि इसको आप सीधे से समझ सकते हैं, क्योंकि जो राष्ट्रपति जी मनोनीत सदस्यों को करते हैं तो वो तो राष्ट्रपति बनने के बाद ही मनोनीत करते हैं, तो वो लोग कैसे वोट कर सकते हैं, है ना? तो इसको आप सीधे से समझ सकते हैं। तो इतने सदस्य होते हैं, ये सदस्य होते हैं जो आपकी राष्ट्रपति जी के चुनाव में वोट करते हैं। क्लियर? आर्टिकल आपका 54 क्लियर हुआ? बोलो, आर्टिकल 54 क्लियर हुआ? अब देखिए आर्टिकल 55 में क्या है? निर्वाचन की रीति। क्या आर्टिकल 55 में है आपका निर्वाचन की रीति? तो अब आर्टिकल 55 समझ लेते हैं, इसको साफ कर लेंगे पहले हम लोग। आपके निर्वाचन की रीति, कि आपके राष्ट्रपति की जो निर्वाचन की रीति है वो कैसी है। तो आपको पता है कि जो राष्ट्रपति की निर्वाचन की रीति है समान आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, यानी कि जो आपके वोट वैल्यू होगी सभी की समान होगी। ऐसा देखो होता क्या है कि कैसे निकालेंगे कि किसी राज्य में ज्यादा
जो है जनसंख्या है ना, किसी राज्य में कम जनसंख्या है तो वहां की वोट वैल्यू कैसे निकालेंगे, एक विधायक की वोट वैल्यू कैसे निकालेंगे, एक सांसद की वोट वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो वही है आपका समान आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, है ना। अब देखो तो उसमें क्या है कि जो एक विधायक की वोट वैल्यू है, एक विधायक की जो वोट वैल्यू है उसको निकालने के लिए एक ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला ही मान लीजिए कि इसी तरह से एक विधायक की वोट वैल्यू मानी जाती है। क्लियर। तो एक विधायक की वोट वैल्यू निकालने के लिए जो है आपका जो राज्य की कुल जनसंख्या होगी, राज्य की कुल जनसंख्या बटे राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, जो भी उस राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होंगे वो आपके बटे में आएंगे और राज्य की जो कुल जनसंख्या आएगी वो ऊपर में आएगी और गुणा कर दिया जाएगा 1/1000 से। 1/1000 से गुणा इसलिए किया जाएगा ताकि ये जो वैल्यू है आपकी सभी राज्यों की सेम निकल सके, है ना। क्लियर। तो एक विधायक की वोट वैल्यू इस तरह से निकालते हैं। दूसरा आपका जब एक सांसद की वोट वैल्यू निकालनी होती है, एक सांसद की वोट वैल्यू निकालने के लिए कुल विधायकों का मतमूल्य बटे निर्वाचित सांसदों की संख्या, ऐसे करके इनकी जो है आपकी वोट वैल्यू निकाली जाती है, जिसके आधार पर आपके राष्ट्रपति जी का जो होता है निर्वाचन होता है। क्लियर। और क्या है आपका कि जो इनका निर्वाचन होता है कि जो रीति होती है कैसी होती है, एकल हस्तांतरित मत पद्धति। जो राष्ट्रपति जी के निर्वाचन की रीति होती है कैसी होती है, एकल हस्तांतरित मत पद्धति। ये इसका क्या मतलब होता है, ये कैसी रीति होती है तो आप बता देंगे। देखो इसमें क्या होता है, जो आपने सुना होगा कि प्रथम चरण की गणना हो गई है, उसमें इनको राष्ट्रपति चुन लिया गया है ना। ऐसा सुना होगा कि प्रथम चरण की गणना हो गई। अभी तक खैर हमारे जो देश में राष्ट्रपति बने हैं सब प्रथम चरण की गणना से ही कंफर्म हो जाते हैं। सिर्फ एक राष्ट्रपति ऐसे हैं जिनको दूसरे चरण की गणना में, मतलब दूसरे चरण की गणना करनी पड़ी थी, तो वो है आपके बीबी गिरी, जो आपकी दूसरे चरण की गणना से राष्ट्रपति बने थे। तो ये क्या होते हैं चरण और कैसे होती है गणना, तो इसको समझते हैं हम लोग। तो देखो एकल हस्तांतरित मत पद्धति जो होती है उसमें कैसे आपकी राष्ट्रपति की वोटिंग कैसे होती है ये समझ गए आप। तो देखो जो भी आपके कैंडिडेट होते हैं राष्ट्रपति पद पर, जो भी आवेदन करते हैं, तो जैसे मान लीजिए आपके 4 कैंडिडेट हैं, ए बी सी और डी। क्लियर। अब इनमें आपको चुनना है राष्ट्रपति। तो इनको चुनने के लिए कैसे किया जाता है, इनको चुनने के लिए अगर आप इनको पहले बनाना चाहते हैं राष्ट्रपति, आप सभी को रखेंगे कि हम इनको नंबर 1 पे राष्ट्रपति के रूप में देखना चाहते हैं। अगर ये नहीं तो इनको फिर हम नंबर 2 पे देखना चाहते हैं, इनको नंबर 3 पर देखना चाहते हैं, इनको नंबर 4 पे देखना चाहते हैं। ऐसे जितनी भी वोटिंग होगी सभी लोग ऐसे नंबरिंग से वोटिंग करेंगे। इनको 1 पे रख देते हैं, इनको 2 पे, इनको 3 पे, इनको 4 पे। फिर जो अगला आएगा वोटिंग करने वाला तो उसको ये लगेगा, मतलब सभी लोग अलग अलग लोगों को देखना चाहेंगे ना, तो वो शायद इनको 2 नंबर पर देखना चाहे, शायद इनको 1 नंबर पर देखना चाहे, है ना। और इनको शायद 4 नंबर पर देखना चाहे तो इनको शायद 3 नंबर पर देखना चाहे, है ना। फिर कोई अगला आएगा वो इनको ही 1 नंबर पे देखना चाहेगा, इनको 3 नंबर पे, इनको 4 नंबर पे, इनको 2 नंबर पे। इस तरह से होती है आपके राष्ट्रपति की वोटिंग, है ना। तो देख लो फिर इसमें से आपका किया जाएगा कि कौन है जो पहले नंबर पे कितने लोगों ने किसे चुना है। अब देख लो पहले नंबर पे ए को 2 लोगों ने चुन लिया है ना, तो ए आ गया आपका, ए को मिल गए 2 नंबर, है ना। अब बी को कितना, बी को तो एक ही लोगों ने पहले नंबर पे देखना चाहा है ना। और सी और डी को तो फिर सी 4थे नंबर पे है और डी आपका दूसरे पे ज्यादा लोगों ने देखा तो डी आपका 3रे नंबर पे आ जाएगा, है ना। और सी आपका 4थे नंबर पर चले जाएगा क्योंकि 2 लोगों ने सी को 4थे नंबर पर रखा है। इस तरह से ये होती है। अगर आपके पहले ही चरण में निष्कर्ष निकल आता है, ज्यादातर आपका पहले ही चरण में निष्कर्ष निकल आता है कि कौन आपके राष्ट्रपति बनने वाले हैं, है ना। यदि ये पहले चरण में
वो हो जाए कि मतलब बराबर बराबर वोटिंग मिल जाए, तो फिर क्या होता है, आपकी दूसरे चरण की गणना होती है। और दूसरे चरण की गणना कब कैसे होगी, दूसरे चरण की गणना में सिर्फ 3 लोगों को रखा जाएगा जिसके सबसे कम वोट मिले होंगे। जिसको सबसे कम वोट मिले होंगे, तो मान लीजिए यहाँ पे आपके डी को सबसे कम वोट मिले हैं, है ना, डी को सबसे कम वोट मिले हैं, तो जो अगले चरण की गणना होगी उसमें डी को हटा दिया जाएगा। फिर जो गणना होगी आपकी ए, बी और सी में होगी, ठीक। अगर फिर दूसरे चरण की गणना में भी यही हो जाता है कि फिर से आपका मैच ड्रॉ हो जाता है, तो फिर जो लास्ट का होगा जिसके सबसे कम वोट मिलेंगे उसको हटा दिया जाएगा। फिर तो आपके 2 ही प्रतिनिधित्व बचेंगे, आपके 2 ही प्रत्याशी बचेंगे, 2 में से फिर एक को तो बनी जाना है लास्ट वाली गणना में, है ना। तो इस तरह से होता है ये आपका एकल हस्तांतरित मत पद्धति। क्लियर। और अभी तक जो आपके देश में सिर्फ एक राष्ट्रपति ऐसे हैं, नोट करके आप लिख लेंगे, नोट, जो आपके बीवी गिरी राष्ट्रपति थे, है ना, बीवी गिरी, इनको दूसरे चरण की गणना से, इनको दूसरे चरण की मतगणना द्वारा चुना गया था, है ना, चुना गया था। क्लियर। कभी कभी क्वेश्चंस पूछ लेता है कि देश के ऐसे कौन से वो राष्ट्रपति हैं जिनको दूसरे चरण की गणना में चुना गया था, तो वो आपके बीवी गिरी है। क्लियर। तो अनुच्छेद 55 तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना, अनुच्छेद 55 तक आप अच्छे से समझ गए होंगे, इसको आप नोट कर लीजिए। तो अब अगला है आपका अनुच्छेद 56। अनुच्छेद 56 में क्या है, पदावधि, यानी कि इनके पद की अवधि, कितने समय के लिए कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है, इसके बारे में बताया गया है आपके अनुच्छेद 56 में। तो देखो, जो आपके राष्ट्रपति होते हैं इनका जो कार्यकाल होता है 5 वर्ष का होता है, और ये कार्यकाल कब से शुरू हो जाता है, तो जिस दिन से ये शपथ लेते हैं, जिस टाइम से शपथ लेते हैं उसी टाइम से जो है इनका कार्यकाल शुरू हो जाता है। कब से, शपथ के टाइम से ही, शपथ के टाइम से शुरू हो जाता है इनका कार्यकाल, टाइम से शुरू, और कितने साल तक रहते हैं, 5 वर्ष तक, 5 वर्ष, है ना, 5 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है। यदि इससे पहले ये अपने पद से इस्तीफा देना चाहें, राष्ट्रपति 5 साल से पहले यदि अपने पद से हटना चाहें, कोई उन्हें इमरजेंसी काम आ गया हो या फिर किसी कारणवश अगर वो अपने पद से हटना चाहें, तो वो अपना इस्तीफा किसे देंगे। क्वेश्चन आपका बनता है कि जो आपके राष्ट्रपति हैं अपना इस्तीफा किसे देते हैं, अपना इस्तीफा, है ना, किसे देते हैं, तो ये जो अपना इस्तीफा देते हैं उपराष्ट्रपति को, किसे, उपराष्ट्रपति को। क्लियर। इनका जो कार्यकाल होता है 5 वर्ष का होता है। यदि 5 वर्ष से पहले ये अपने पद से हटते हैं तो ये अपना इस्तीफा देंगे उपराष्ट्रपति को। कंफर्म। ठीक। अब अगला है आपका अनुच्छेद 56। अनुच्छेद 56 में क्या है, पुनः निर्वाचन, यानी कि क्या कोई राष्ट्रपति पुनः निर्वाचन यानी कि पुनः राष्ट्रपति बन सकता है। अपने देश में जो राष्ट्रपति हैं एक बार से ज्यादा बार क्या राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग ले सकते हैं, तो बिल्कुल अपने यहाँ पे संविधान में ये प्रावधान है कि कोई भी राष्ट्रपति है वो राष्ट्रपति पद के लिए, कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए कितनी बार भी क्या कर सकते हैं, इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं, कितनी भी बार इलेक्शन जीत सकते हैं और कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकते हैं। यानी कि कोई सीमा नहीं है कि कितनी बार उनको राष्ट्रपति बनना है, कितनी भी बार बन सकते हैं, है ना। ऐसी कोई सीमा नहीं है कि नहीं कि एक व्यक्ति 5 बार ही राष्ट्रपति बन सकता है या फिर 1 बार ही राष्ट्रपति बन सकता है। कोई व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकते हैं, है ना, कितनी भी बार।
कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकते हैं। और अगर अभी सकते हैं, और अगर आपसे क्वेश्चंस ये पूछ लिया जाए कि अभी तक सबसे ज्यादा बार राष्ट्रपति कौन बने हैं, तो वो है आपके, या फिर क्वेश्चंस ऐसे पूछ लिया जाए कि सबसे ज्यादा टाइम तक राष्ट्रपति पद पर कौन व्यक्ति रहे, तो वो है आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि अब आपके यहाँ पर 2 बार राष्ट्रपति बन चुके हैं, 2 बार राष्ट्रपति पद पर रह चुके हैं। कितनी? 2 बार। क्लियर? ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया है ना? ठीक। इसके बाद है आपका अनुच्छेद 58। अनुच्छेद 58 में क्या है? योग्यताएं, कि किसी व्यक्ति को यदि राष्ट्रपति बनना है तो उसके पास क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। यदि आप राष्ट्रपति बनना चाहते हैं तो आपके पास क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है जो आपके पास होनी चाहिए जब आप राष्ट्रपति बन सकते हैं। देखो, हो सकता है आज हमारी आवाज आपको क्लियर ना समझ में आ रही हो, क्योंकि मुझे ना बहुत तेजी से जुकाम हो रखा है, इसलिए आवाज में थोड़ा चेंजिंग हो सकता है ना। तो देखो क्या है, फिर भी आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा, है ना। तो देखो क्या है, अनुच्छेद 58 में है राष्ट्रपति की योग्यताओं के बारे में दिया गया है। तो क्या योग्यता होनी चाहिए? देखो, सबसे पहले क्या, भारत का नागरिक हो। जो व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अप्लाई करना चाहता है तो उसे सबसे पहले वो भारत का नागरिक होना चाहिए। अब इसमें आपको फंसाएगा कैसे, अगर एग्जामिनर को फंसाना होगा तो ऑप्शंस दे देगा कि कब से नागरिक होना चाहिए, जन्म से होना चाहिए, या फिर जन्म के बाद होना चाहिए, या फिर विभाजन के बाद होना चाहिए। तो ऐसे करके वो आपको एग्जामिनर में ऑप्शंस दे सकता है, लेकिन ऐसा कुछ प्रावधान नहीं है हमारे संविधान में कि कब से होना चाहिए। बस ये है कि वो भारत का नागरिक हो। क्लियर? दूसरा है आपका 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, कम से कम 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, और ज्यादा से ज्यादा कितनी भी एज हो कोई दिक्कत नहीं। ज्यादा से ज्यादा आप 70 साल के हो, 80 साल के हो, 90 साल के हो, 100 साल के, 100 के ऊपर भी हो, तब भी आप राष्ट्रपति बन सकते हैं। ज्यादा का कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप ओवर एज हो गए, है ना। कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, ज्यादा कितने भी बने रहे, है ना। तीसरा है आपका लोकसभा सदस्य बनने के योग्य हो। जो भी व्यक्ति राष्ट्रपति बनना चाहता है वो लोकसभा का सदस्य बनने के योग्य हो। क्लियर? जो भी आपकी योग्यताएं होती हैं, इसको ऐसे मान सकते हैं कि लोकसभा सदस्य बनने के लिए जो योग्यताएं जरूरी है वो आपके राष्ट्रपति के पास होनी चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए। क्लियर? अगला है आपका किसी लाभ के पद पर ना हो, यानी कि कोई भी लाभ के पद पर ना हो। देखो, जो आपके राज्यपाल होते हैं और मुख्यमंत्री होते हैं, है ना, इनको लाभ का पद नहीं माना गया है। तो क्या है कि किसी भी लाभ के पद पर ना हो। तो ये 4 चीजें हैं जो आपके राष्ट्रपति बनने के लिए ये चीजें आपके पास होनी अनिवार्य है। क्लियर? आगे देखो, चुनाव के बारे में दिया गया है कि जो आपके राष्ट्रपति का चुनाव होगा, यानी कि जो भी व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए तैयार है, 50 अनुमोदक होने चाहिए और 50 प्रस्तावक होने चाहिए। यानी कि जो व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अपना अप्लाई करेगा तो उसके फेवर में 50 तो अनुमोदक होने चाहिए और 50 प्रस्तावक होने चाहिए। यार 50 ऐसे व्यक्ति होने चाहिए, 50 जो आपको राष्ट्रपति पद पर देखना चाहते हो। कौन है ये? निर्वाचक मंडल के सांसद होने चाहिए या फिर विधायक, सांसद या फिर विधायक, है ना। ये जो होते हैं आपके अनुमोदक और प्रस्तावक, ये कौन होते हैं? आपके निर्वाचक मंडल के सांसद होंगे या फिर विधायक होंगे, ऐसे जो आपको राष्ट्रपति पद पर देखना चाह रहे हो, है ना। तो आपका चुनाव लड़ने के लिए आपके पास 50 अनुमोदक होने चाहिए, 50 प्रस्तावक होने चाहिए। क्लियर? यहां तक आपको चीजें क्लियर हुई? ठीक। अब आप पूछेंगे कि राष्ट्रपति बनने के लिए क्या कुछ एडवांस भी जमा होता है? क्या कुछ एडवांस भी जमा होता है? हमने पढ़ा था। तो हाँ भाई, बिल्कुल एडवांस जमा होता है जमानत राशि के रूप में।
जमानत राशि के रूप में आपके 15,000 रुपए जमा होते हैं जब आप राष्ट्रपति के पद के लिए अप्लाई करते हैं, है ना। और ये 15,000 रुपए आपका कहाँ जमा होता है, तो ये जमा होता है आपका आरबीआई में। आरबीआई में जमा होता है, आरबीआई में या फिर इसको सरकारी खजाने में, आरबीआई या फिर सरकारी खजाने में, सरकारी खजाने में जमा होता है आपका 15,000 रुपए। क्लियर। अब आप बोलेंगे क्या ये रुपया वापस मिलता है कि नहीं मिलता है, तो बिल्कुल, अगर आप चुनाव जीत जाते हैं, अगर आप राष्ट्रपति बन जाते हैं, तो ये पैसा आपको वापस दे दिया जाता है। क्या? जीतने पर जमानत राशि वापस मिल जाती है ना, वापस मिल जाती है। और अगर आप हार जाते हैं तो ये आपको जमानत राशि वापस नहीं मिलती है। और यदि आपको कुल वैध मतों का, जितने भी आपके टोटल वैध मत पड़ते हैं, मान लीजिए कि आपके जो राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है इसमें वैध मत पड़े हैं आपके 36,000 वैध मत पड़े हैं, ठीक है। और अगला पॉइंट क्या है, यदि आपको वैध मतों का, यदि वैध मतों का 1/6 भाग वोट नहीं प्राप्त होता है, नहीं प्राप्त होता है, तो जो आपकी जमानत राशि है, तो जमानत राशि जब्त हो जाती है। जमानत राशि जब्त हो जाती है, समझ गए। यानी कि अगर आपको 1/6 भाग भी नहीं मिलता है कुल वैध मतों का, तो आपकी जो जमानत राशि है उसे जब्त कर लिया जाता है। जैसे मान लो आपके कुल वैध मत पड़े हैं कितने, 3600 है ना, 3600 पड़े हैं और 36 का 1/6 कितना हो जाएगा, 36, तो यानी कि 600। मान लीजिए अगर आपको 3600 में से 600 वोट भी नहीं मिलते हैं तो आपकी जमानत राशि जब्त हो जाएगी। अगर आपको 600 या 700 वोट मिल गए हैं तो क्या होगा आपको, तो आपकी जमानत राशि वापस कर दी जाएगी। उसके लिए आप अप्लाई कर देंगे तो आपकी जो है जमानत राशि आपको वापस मिल जाएगी। क्लियर। यहाँ तक आपको चीजें क्लियर हुई अनुच्छेद 58 तक, इसको आप नोट कर लेंगे। अगला है आपका अनुच्छेद 60। अनुच्छेद 60 में क्या है, राष्ट्रपति जी की शपथ का वर्णन, कि इनको शपथ कौन दिलाएगा। तो देखो, राष्ट्रपति जी को शपथ दिलाते हैं सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, है ना। बाई चांस ये नहीं है, मौजूद नहीं है, बाई चांस ये मौजूद नहीं है, तो जो आपके सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे वो राष्ट्रपति जी को शपथ दिलाएंगे। कौन? इनकी अनुपस्थिति में, इनकी अनुपस्थिति में कौन इनको शपथ दिलाएंगे, शपथ। तो इनकी अनुपस्थिति में जो शपथ दिलाएंगे सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश। क्लियर। यहां तक बात आपको समझ में आई। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। उनकी अनुपस्थिति में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश राष्ट्रपति जी को शपथ दिला देंगे। क्लियर। अगला है आपका अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 यानी कि महाभियोग। क्या? महाभियोग।
इम्पीचमेंट, राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने की प्रक्रिया। राष्ट्रपति को उनके पद से अगर हटाना होता है तो कैसे हटाया जाता है? महाभियोग ला करके, है ना। राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग लाया जाता है, उससे आपके राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है। अभी तक भारत में कोई भी, अपने देश में कोई भी राष्ट्रपति को इस प्रक्रिया के द्वारा नहीं हटाया गया है। किसी भी राष्ट्रपति को इस प्रक्रिया के द्वारा नहीं हटाया गया। या फिर अगर आपके क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है एग्जाम में कि भारत में कितने राष्ट्रपति को उनके पद से महाभियोग द्वारा हटाया गया है, तो आप उसमें टिक करेंगे किसी या तो फिर इनमें से कोई नहीं दिया गया लास्ट में, है ना, या फिर उसमें 0 दिया होगा, तो आप 0 या फिर इनमें से कोई नहीं कर देंगे, क्योंकि कोई भी राष्ट्रपति को अभी तक इस प्रक्रिया के द्वारा नहीं हटाया गया है। क्लियर? अब देखो ये महाभियोग लाया कहाँ जाता है और क्यों लाया जाता है? जब कोई भी राष्ट्रपति या तो संविधान का उल्लंघन करेंगे तभी उनको उनके पद से हटाया जाएगा। कब? संविधान का उल्लंघन करने पर। महाभियोग कब लाया जाएगा? जब कोई राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करेंगे, है ना, उल्लंघन करने पर। अब भैया कोई भी राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन क्यों करेंगे, है ना। सोचने वाली बात यह है कि कोई भी राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन क्यों करेंगे? कोई नहीं करेगा, है ना। तो या जब आपके राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करेंगे तब इनके खिलाफ क्या लाया जाएगा? महाभियोग। और ये महाभियोग संसद के किसी भी सदन के द्वारा लाया जा सकता है, राज्यसभा या फिर लोकसभा, है ना, किसी भी सदन में। संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, किसी भी सदन में लाया जा सकता है। क्लियर? अब आप कहेंगे एकदम से तो ये महाभियोग की प्रक्रिया लाई नहीं जाएगी। जब भी महाभियोग लाया जाएगा, क्या महाभियोग के लाने से पहले राष्ट्रपति जी को सूचना देना पड़ेगा? बिल्कुल देना पड़ेगा। जब कोई आपके महाभियोग की प्रक्रिया लाएगा तो महाभियोग की प्रक्रिया लाने से पहले कितने दिन पहले? 14 दिन पूर्व। कितने? 14 दिन पूर्व। 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचित करना होगा। राष्ट्रपति को सूचित किया जाएगा। क्लियर? यानी कि महाभियोग लाने से पहले 14 दिन पहले राष्ट्रपति जी को ये सूचना दी जाएगी कि आपके लिए जो है महाभियोग लाया जा रहा है। क्लियर? ये चीजें आपको क्लियर हुई। संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, लेकिन कब लाया जाएगा? अगर राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करते हैं तो महाभियोग संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, और इसको लाने से 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति जी को सूचित करना होगा। क्लियर? अगला आप लिख लेंगे कि भारत में अभी तक एक बार भी महाभियोग नहीं लाया गया है। भारत में अभी तक एक बार भी नहीं, है ना, एक बार भी नहीं लाया गया है। अब अगला क्या है? एक पॉइंट और नोट कर लीजिए कि यदि राष्ट्रपति अपना इस्तीफा दे देते हैं अपने पद से, राष्ट्रपति के पद से इस्तीफा देने के बाद राष्ट्रपति पद पर जो कार्य करेंगे कौन करेंगे? उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति के इस्तीफा दे देने के बाद राष्ट्रपति के इस्तीफा दे देने के बाद उनके पद पर जो कार्य करेंगे उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति के इस्तीफा दे देने के बाद उपराष्ट्रपति
उनके पद पर कार्य करेंगे। क्लियर? यहां तक चीजें आपको क्लियर है? कम से कम कितना? कम से कम 6 माह तक, कम से कम 6 माह तक। क्लियर? यहां तक चीजें क्लियर हुई? राष्ट्रपति के इस्तीफा दे देने के बाद उनके पद को जो संभालेंगे, कौन संभालेंगे? उपराष्ट्रपति। क्लियर? तो देखो, राष्ट्रपति का जो आपका चैप्टर था, राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जितने भी आर्टिकल है राष्ट्रपति से संबंधित, उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। राष्ट्रपति से संबंधित एक टॉपिक आपका बच रहा है कि राष्ट्रपति की शक्तियां, राष्ट्रपति के पास क्या क्या शक्तियां होती हैं, क्या क्या पावर होते हैं, ये हम लोग पढ़ेंगे अगली क्लास में। बाकी सारी चीजें हम लोगों ने इस क्लास में कवर कर लिया है। उम्मीद है कि क्लास आपको बहुत ही पसंद आई होगी। यदि क्लास आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए स्वस्थ रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए। जय हिंद साथियों।